नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में मैं जोड़ने जा रहा हूँ कंपाइलेशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, जितनी भी बॉडीज़ है, नाबार्ड है, एनएचबी है, आरबीआई के अंडर में कौन कौन सी बॉडी आती हैं, सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 पार्ट में बनाया था मैंने, इन तीनों को इसमें जोड़ दे रहा हूँ। ये यूपी पीसीएस और प्लस यूपीपीएससी एसएससी जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए ज़रूरी होगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक इकोनॉमी का पापा वीडियो भी दूंगा मैं, अगर आप लोग बोल देंगे ये, ठीक है। इकोनॉमी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ हैं उनको कंपाइलेशन करके मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो मैंने पहला पार्ट बनाया था, अभी उसमें मैंने क्या किया है कि मैं जो रेगुलेटर्स हैं जैसे सेबी हो गया, ठीक है, आईआरडी हो गया, इन सबको भी जोड़ दिया है। तो ये कंप्लीट वीडियो बन जाएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट रहेगा ये। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में, आरबीआई, एसबीआई, सिडबी, नाबार्ड, एनएचबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सब कुछ इसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ। प्लस इवन जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड वाला है उसको भी जोड़ दे रहा हूँ। प्लस जितनी भी ऐसी बॉडीज़ हैं जो रेगुलेटर्स हैं या फिर जितनी भी हैं, तो ये 3 पार्ट में बन पाएगा। दूसरे वाले पार्ट में हम लोग कुछ देख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने आरबीआई, एग्जिम बैंक, एनएचबी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो सब कुछ बता दिया था मैंने। अब इसमें आगे देखते हैं। ये पीछे से चालू करता हूँ मैं आपको। ये है जैसे कौन सी, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। 1985 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। जितनी मैं बात बता रहा हूँ बस उतनी ही सुन लीजिए, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। तो एक सेल्फ रेगुलेटरी वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और ये क्या कंट्रोल करती है, जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है। एडवर्टाइजिंग चाहे जहाँ भी हो रहा हो, टीवी में हो रहा है, प्रिंट में हो रहा है, मीडिया में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक में हो रहा है, जहाँ जहाँ भी हो रहा है, उन सबको कंट्रोल करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये नॉन गवर्नमेंटल बॉडी है ये, ठीक है। लेकिन कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, इसके काम को। तो इनका जो है ये कोड खुद बनाती हैं, सेल्फ रेगुलेशन करती हैं। प्लस जितने भी एडवर्टाइजिंग हो रहे हैं उनको ये देखती हैं कि वो सभी डिसेंट रहें, कोड के अंदर रहें, ये सब कुछ है। और कहाँ कहाँ जितने भी मीडिया हैं आपके माध्यम, जैसे प्रिंट, टीवी, सब जगह। तो ये एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, एएससीआई, नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। 1985 में हुई थी। हेड क्वार्टर इसका मुंबई में। इस समय इसके कौन है, की पर्सन यानी कि डी शिव कुमार है ये चेयरमैन। फिर और ऊपर चलते हैं, आईआरडीए। आईआरडीए क्या करती है, जितने भी इंश्योरेंस होते हैं इंडिया में उन सभी को रेगुलेट करती है। उसी के लिए रेगुलेटरी बॉडी है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टेटूटरी है, यानी कि एक्ट के थ्रू क्रिएट की गई है। इसके लिए एक एक्ट किया गया था, उसके थ्रू ये क्रिएट की गई। उसके लिए कौन सा एक्ट था, आईआरडीए एक्ट 1999, ठीक है। ये एक्ट पास किया गया था, इसीलिए स्टेटूटरी बॉडी है ये। तो ये इंडिया में इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, प्रमोट करती है, इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस दोनों को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है, तेलंगाना में। और ये पहले था दिल्ली में, फिर दिल्ली से ये मूव करके हैदराबाद ला दिया गया था। 10 मेंबर की बॉडी होती है आईआरडीएआई में। एक चेयरमैन होते हैं, प्लस फुल टाइम मेंबर होते हैं 5, और 4 होते हैं पार्ट टाइम। तो आईआरडीए ये है पूरा। इसका है इस समय हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में। देखिए, हेडक्वार्टर जरूर याद रखिएगा। जो बैंक वैंक वाले लोग तैयारी करते हैं, एसएससी वाले, वहाँ पे ये भी नाम पूछते हैं जनरली कि चेयरमैन कौन है। सुभाष चंद्र खुंटिया हैं इस समय, ठीक है। तो ये आईआरडीए हो गई। और फिर देखिए, सेबी के बारे में बात करते हैं। सेबी मतलब जितनी भी सिक्योरिटी वाला जो मार्केट है उसमें, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज हो गया, ये सब जितनी भी इक्विटी होती, कमोडिटी, उसके लिए कौन ये करता है, ये आपका सेबी करता है। सिक्योरिटी मतलब जो इक्विटी वाला जो भी पार्ट है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये सेबी को सबसे पहले तो एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी की तरह बनाया गया था सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए। लेकिन फिर इसमें एक एक्ट पारित कर दिया गया, एक्ट पास कर दिया गया 1992 में, और फिर ये बन गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो सेबी एक्ट आया था 1992 में, और इसी के साथ बन गई थी सेबी स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, मुंबई में है ये, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हैं। प्लस इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ, न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में। और सेबी क्या है, ये रेगुलेटर है सिक्योरिटीज मार्केट का। 1988 में इसको क्रिएट किया गया था, लेकिन स्टैट्यूटरी पावर 4 साल बाद दी गई थी 1992 वाले एक्ट के थ्रू। अब देखिए, इसका यही वो लिखा हुआ है इस समय, जो इसके हेड हैं वो कौन है, अजय त्यागी हैं, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। और सेबी में 20 डिपार्टमेंट हैं जिनके थ्रू ये पूरी इंडिया की फाइनेंशियल मार्केट में को रेगुलेट करती है। वो कौन कौन सी हो गई, कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट हो गया, कॉरपोरेशन फाइनेंस हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ डेप्ट हो गया, इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ये डिपार्टमेंट हो गया। तो ऐसे इसके 20 डिपार्टमेंट हैं इसके।
अगर आप देखेंगे तो सेबी के भी कुछ दिनों पहले, 1-2 साल पहले, सेबी की पावर भी एक्सटेंड कर दी गई थी कि ये सीजर भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी भी सीज करते हैं, तो ये सब चीज़ें हुई हैं अभी। फिर देखिए आईडीबीआई क्या है, अब देखिए इसका नाम भी अगर आपको फुल फॉर्म पता होगा ना, कम से कम आपको नाम तो पता होना चाहिए। यूपीपीसीएस 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था कि विच इज़ द एपेक्स इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अगर आपको ये एग्जैक्टली ये नाम भी पूरा फुल फॉर्म पता होता तो भी करेक्ट हो जाता। जैसे कि आईडीबीआई है और आईडीएफसी, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि वो वाला इंडस्ट्रियल है कि ये इंडस्ट्रियल है। तो इसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में इसको किया गया था, एक एक्ट के थ्रू किया गया था, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। और बेसिक इसका पर्पस क्या था, इंडस्ट्रियल के लिए, जो भी इंडस्ट्री के लिए डेवलपमेंट करना उसके लिए फाइनेंस देती है ये। पब्लिक सेक्टर बॉडी इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 80% है, लेकिन अभी एक बात चल रही है कि एलआईसी इनका 51% एक्वायर कर लेगी। ठीक है, आईडीबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। की पीपल यानी कि चेयरमैन कौन है, राकेश शर्मा। और मतलब कुल मिला के पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब देखिए इसमें एक और बात है कि अभी जैसे एसबीआई का मर्जर हुआ है तो कितनी बैंक हो गई हैं, अब कितनी पीएसयू हो गई हैं, कितनी प्राइवेट हो गई हैं, वो सब कुछ बताऊंगा इसमें मैं। आईडीएफसी क्या है, आईडीएफसी का फुल फॉर्म है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये चेन्नई में 1997 में फाउंड की गई थी ये। और देखिए ये आईडीएफसी में बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए हैं, ये पहले और दूसरे बिजनेस पे थी, कई सारे फाइनेंशियल में, फिर 2015 में इनको बैंकिंग लाइसेंस दे दिया गया तो बैंक भी बन गए हैं। डीजीएफटी क्या होता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ये एक एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और ये किस चीज़ के लिए, जो भी फॉरेन ट्रेड होता है उससे रिलेटेड जो लॉ होते हैं उनको एडमिनिस्टर करती है डीजीएफटी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। इसका हेडक्वार्टर वहीं दिल्ली में ही है, और इसके 4 जोनल ऑफिसेज हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में। ठीक है, 35 इसकी रीजनल अथॉरिटीज़ हैं। इस समय देखिए क्या है, इस समय 21 पीएसयू बैंक हैं इंडिया में, याद रखिएगा 21 पब्लिक सेक्टर की बैंक हैं। ठीक है, टोटल वैसे 19 है नेशनलाइज बैंक, एक तो एसबीआई वाला पूरा ग्रुप हो गया, एसबीआई, और उसमें जो 5 एसबीआई के एसोसिएट हैं वो, और प्लस भारतीय महिला बैंक को जोड़ दिया गया था, तो वो एसबीआई वाला ग्रुप हो गया, और एक और बैंक है। ठीक है, टोटल मिला के 21 पीएसयू बैंक हैं इस समय। 40 प्राइवेट हैं, 40 में से 21 जो है टोटल प्राइवेट बैंक हैं, प्लस और भी कई सारी कैटेगरी यहाँ पे, और 6 यहाँ पे पेमेंट बैंक हैं इस समय। सबसे पहली जो पेमेंट बैंक बनी थी वो एयरटेल ने बनाई थी। ठीक है, दूसरी और तीसरी किसने बनाई, जल्दी से बताइए आप कमेंट करके। 56 इस समय आरआरबी हैं, 45 फॉरेन बैंक हैं जो कि इंडिया में ऑपरेट करती हैं। इसका नंबर एग्जैक्टली रट लीजिएगा आप, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। देखिए जैसे ये प्राइवेट बैंक है, अभी आरबीआई की साइड से मैंने लिंक निकाली है, ये देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है इस समय, टोटल मिला के 21 है। ठीक है, तो 21 हो गए हैं जब एसबीआई मर्जर हो गया, इसके बाद 21 हैं आपकी पीएसयू। प्राइवेट कितनी है, प्राइवेट में ये देख सकते हैं आप, प्राइवेट में टोटल जो आपकी 21 तो ये हो गई टोटल प्राइवेट वाली बैंक। फिर लोकल एरिया बैंक हो गई 3, फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो सब भी प्राइवेट में आती हैं, प्लस पेमेंट बैंक जो 6 हो गई। ठीक है, एयरटेल हो गई, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो गई, फिनो पेमेंट हो गई, पेटीएम हो गई, आदित्य बिरला और जियो। तो 6 पेटीएम बैंक है, याद रखिएगा। टोटल 40 हैं आपकी प्राइवेट बैंक सब मिला के, और 21 है मेजर वाली बैंक। ठीक है, प्राइवेट तो 21 हैं, 21 मेजर प्राइवेट हैं, 21 मेजर पब्लिक सेक्टर वाली हैं, ये आप याद रखिएगा। 6 पेमेंट बैंक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, टोटल मिला के 21, अभी मैंने बताया आपको जो है टोटल मिला के 45 हैं फॉरेन बैंक। अब ये भी आरबीआई की साइड से निकाला है मैंने, देखिए टोटल क्या है इस समय। नेशनलाइज बैंक है 19, एसबीआई और एसोसिएट उनके हो गया 1, और 1 हो गया आपका अदर जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं। तो टोटल ये 21 पीएसयू हो गई। ठीक है, पब्लिक सेक्टर में मेजर वाली 21 हैं, प्लस 6 पेमेंट है, और प्राइवेट सेक्टर में फॉरेन बैंक है 45, शेड्यूल्ड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है 20, नॉन शेड्यूल है 13, और प्लस इतना नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने लिख दिया, काफ़ी सारा मैं लिख रहा था इसमें। अब एसबीआई के बारे में देख लेते हैं, एसबीआई सबसे इंपॉर्टेंट है। एसबीआई ये देखिए, मैं यहाँ तक तो बता ही चुका था मैं आपको। एसबीआई जो है वो अभी इस एसबीआई का मर्जर हुआ था। ठीक है, एसबीआई की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता थी 1806 में। अब देखिए उस टाइम पे जब ब्रिटिशर्स होते थे तो 3 जो मेन उनके एरिया थे, एक हो गया बॉम्बे, एक हो गया कलकत्ता, और एक हो गया मद्रास। ठीक है, यही 3 जगह पे ये लोग सब कुछ बनाते थे, जो आपने देखा ट्रेडिंग पोस्ट हो गई चाहे बैंक हो, क्योंकि यही इनके पोर्ट थे, यहीं से सब माल वाल ले जाते थे, यहीं से पूरा इनका सब धंधा पानी चलता था। तो यही 3 पे वो बनाते थे, इसीलिए 3 बैंक बनाई गई थी जो प्रेसिडेंसी बैंक कही जाती थी। इसको बोलते थे बैंक ऑफ कलकत्ता, इसको बोलते थे बैंक ऑफ मद्रास, इसको बोलते थे बैंक ऑफ आपका बॉम्बे। इन तीनों को मर्ज कर दिया गया,
और फिर ये बनी 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई। फिर ये 1 जुलाई 1955 पे एसबीआई बनी और फिर फाइनली 1956 में 2 जून 1956 में एसबीआई को नेशनलाइज कर दिया गया। तो ये कहाँ से चालू हुई थी? बैंक ऑफ कलकत्ता से चालू हुई थी। ये लार्जेस्ट बैंक है इस समय इंडिया की। 23% मार्केट इसका शेयर है एसेट में और 1/4 इसका शेयर है टोटल लोन में। ये आप याद रख सकते हैं। किससे किससे मर्ज होकर बनी थी? बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे से, ठीक है। और टोटल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसमें है ये 60% है करीबन, ठीक है। 2008 में मतलब जो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा जो है आरबीआई से भी शेयर ले लिया था। मतलब पहले आरबीआई के पास भी कुछ शेयर था, इस समय एसबीआई पूरी की पूरी ये इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में है। मुंबई में इसका है मुख्यालय। रजनीश कुमार है इसके चेयरमैन। लेटेस्ट मर्जर के लिए एक बिल पास किया गया था, स्टेट बैंक रिपील एंड अमेंडमेंट बिल 2017। इसमें जो 6 आपकी सब्सिडरी थी इनकी, उनको यहाँ पे मर्ज कर दिया गया और इस बिल ने 2 बिल जो पहले थे सब्सिडरी वाले उनको भी ख़त्म कर दिया, 1959 वाला और 1956 वाला, ठीक है। तो इस समय और 2017 में ये अप्रूवल दिया गया था फाइनली। अब इस समय मर्जर वर्जर हो चुका है। और इस समय ये बताइए एसबीआई की करंट क्या है सिचुएशन, ये पूरी दुनिया में कितने नंबर पे है ये। और ये अगर मान लीजिए ये भी पूछा जाए कि कौन कौन सी जो है एसबीआई की, देखिए यूनियन कैबिनेट ने 2017 में डिसीजन दिया था कि एसबीआई को मर्ज कर दो इनकी 5 जो सब्सिडरी हैं। कौन कौन सी? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर जयपुर, हैदराबाद, त्रावणकोर, मैसूर, पटियाला के साथ भारतीय महिला बैंक, ठीक है, इनको कर दो। तो ये है कुल मिला के टोटल डेटा पार्ट 2 में। और इन तीनों को मैं पहले अलग अलग कर रहा हूँ, फिर मैं एक तीनों का कंबाइंड मर्ज करके वीडियो दे दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो जाएंगे उसमें, रेगुलेटर्स भी हो जाएंगे, प्लस जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडीज है सब कुछ हो जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। और इसमें आप ये देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज़ है। लास्ट के अगर 10-15 दिनों में आप पूरी टेस्ट सीरीज़ भी लगा कर रख डालें तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। जो मेन पॉइंट है वो सब कुछ इसमें दिया जा रहा है। 44 इसमें जीएस के टेस्ट हैं, प्लस 8 सीसेट के टेस्ट हैं, और प्लस जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है सबकी पीडीएफ, और प्लस कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट हैं जैसे उनकी भी पीडीएफ, सब कुछ मेल करी जाएगी। 500 का डिस्काउंट भी है अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली पे करके जो आपका पेमेंट लिंक है वो writingeditingjob@gmail.com पे भेजें। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम लोग देखेंगे इसमें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमी का, और इसमें कई बार क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि क्रोनोलॉजी में लगाने को, कि मान लो आपको 4 इंस्टीट्यूशन दे दिए कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, ऐसे करके दे देते हैं, ठीक है। या फिर कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि उनके आपको हेडक्वार्टर पूछ लेते हैं, जैसे आरबीआई हो गया, एसबीआई हो गया, जितने भी हैं इन सब को हम लोग देखेंगे। ये पार्ट 1 है, 2 पार्ट में देखेंगे पूरा, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसीलिए 2 पार्ट में बना रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, स्टेट पीसीएस, इवन आईबीपीएस और पीओयू, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी एसएससी के लिए। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? पूरा आरबीआई कवर करेंगे। आरबीआई क्या होता है, कब बना, कब पहले प्राइवेटाइज था, फिर उसको नेशनलाइज कर दिया गया, कब किया गया, सब कुछ देखेंगे। सिडबी कहाँ पे है, क्या काम करता है, प्लस एमएसएमई इंडस्ट्री में इस समय जो नई डेफिनेशन आ गई है, मुद्रा, सब कुछ देखेंगे एक एक चीज़। नाबार्ड है जैसे कि जो सबसे बड़ा इंडिया का एग्री के लिए इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस के लिए, डीजीएफटी क्या है, आईएमएफ क्या है, जितने भी इंपॉर्टेंट है सबकी मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा है, एक एक करके देखेंगे। इस वाले में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। देखिए आरबीआई सब कुछ है यहाँ पे। अच्छा एक बात और है, ये पीपीटी मैंने इंग्लिश में ज़रूर बनाया है, लेकिन ये सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैं बता रहा हूँ बस उतना सुन लो, बस उतना ही काम का है बस, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ आपको। हिंदी में कहीं नहीं मिला ये, क्योंकि आरबीआई की वेबसाइट पे भी हिंदी में नहीं लिखा है। सब कुछ ऑफिशियल डेटा मैंने उठाया है वेबसाइट से, तो और सब कुछ लगभग चेक कर लिया गया है। सबसे पहले चालू करते हैं आरबीआई, ठीक है, कि आरबीआई क्या है, आरबीआई कब बना था। देखिए जो सेंट्रल ऑफिस है आरबीआई का, वो पहले कोलकाता में था और फिर ये मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था 1937 में, ठीक है। तो आरबीआई का इस समय मुख्यालय कहाँ पे है, वो है मुंबई में, ठीक है। और आरबीआई को किस एक्ट के थ्रू बनाया गया है? एक आरबीआई एक्ट था 1934, उसके थ्रू आरबीआई बनाया गया है, ठीक है। उससे पहले क्या था, ये प्राइवेटाइज था, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट आया 1934 में, और आरबीआई बना कब, फाइनली स्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935, यानी कि 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना है। आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। इस समय जो इसके गवर्नर हैं वो उर्जित पटेल हैं, 24वें गवर्नर हैं। जितनी मुद्दे वाली बात है बस मैं वही बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है।
और आरबीआई को नेशनलाइज कब कर दिया गया? 1 जनवरी 1949 को, ठीक है, 1 जनवरी 1949 को। तो अगर इसकी क्रोनोलॉजी देखें तो क्या था कि पहले एक आरबीआई एक्ट आया, 1934 का एक्ट आया, उसके थ्रू 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई बना दिया गया, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनलाइज कर दिया गया कब? 1 जनवरी 1949 को नेशनलाइज कर दिया गया, ठीक है। तो ये इस समय नेशनलाइज्ड है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। तो ये इतनी चीज़ें बस आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए आरबीआई के अंदर में क्या होता है, आरबीआई में टोटल जो इनकी वर्किंग कैसे है, वो टोटल जो जनरल सुपरिटेंडेंस और डायरेक्शन है उसके लिए टोटल 21 लोग होते हैं, ठीक है। 21 मेंबर का ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर है इनके पास, 21 मेंबर हैं इसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ गवर्नर में। उनके हेड कौन है? वो है आरबीआई के गवर्नर। इस समय कौन है? उर्जित पटेल हैं, 24वें नंबर के। सब कुछ बस इतना ही पूछते हैं, इससे बाहर नहीं पूछेंगे। क्या पता ये पूछ ले आपसे उर्जित पटेल जो है वो कौन से नंबर के हैं? वो 24वें नंबर के हैं, ठीक है। तो एक तो ये होगा गवर्नर, 4 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, ठीक है। 2 फाइनेंस मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। जनरली कौन कौन होता है? इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी। तो ये हो गए 1 और 4 5 और 2 7 हो गए। उसके अलावा जो है 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं जो कि डिफरेंट एलिमेंट जो होते हैं इंडियन इकोनॉमी में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस उसके अलावा 4 ऐसे डायरेक्टर होते हैं जो कि लोकल बोर्ड के लिए होते हैं। लोकल बोर्ड कहाँ कहाँ पे बना है? मुंबई में बना है, आपका कोलकाता में बना है, चेन्नई में बना है और दिल्ली में बना है, ठीक है। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, MKCD। बस इतना आपको याद रखना है यहाँ पे। बाकी ये सब चीज़ें जितनी भी लिखी हैं सबका मैंने सार बता दिया है यहाँ पे आपको। एक बात और है, इसको क्या क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को बोलते हैं। और इसको मिंट स्ट्रीट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं यहाँ पे आरबीआई की। एक और चीज़ है आरबीआई के अंडर में, मतलब आरबीआई के वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं, एक ये फाइनेंशियल सुपरविजन भी करता है आरबीआई, इंडियन इकोनॉमी का फाइनेंशियल सुपरविजन करता है। एक इसके लिए बनाया गया है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन। उसके गाइडेंस में आरबीआई जो है वो पूरे इंडिया का फाइनेंशियल सुपरविजन करता है कि मतलब फाइनेंस जो है वो सब सही चल रहा है कि नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर में कोई दिक्कत आ रही कि नहीं, उसमें कॉमर्शियल बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए और नॉन बैंकिंग जो फाइनेंशियल कंपनीज हो गई वो सब। अब देखिए कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे ये पूछ लें कि कौन कौन से एक्ट जो है आरबीआई के अंडर में आते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑफिशियल साइट का डेटा है ये। तो आरबीआई किस किस एक्ट को एडमिनिस्टर करता है? एक तो आरबीआई एक्ट हो गया 1934 जिसके तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जब इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद ये पब्लिक डेप्ट सिक्योरिटी एक्ट है, ये आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया था 1949 में। अभी आपको टेंशन मत लीजिए, सेकंड वाले पार्ट में मैं पूरी जितनी भी बैंकिंग की कब नेशनलाइज हुआ, कौन सा कब बना, इन सब की क्रोनोलॉजी बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। फिर ये जो फेमा वाला एक्ट है आपका, फाइनेंशियल एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 में, अब देखिए इसमें इसके जो एक्ट के ईयर पता चल रहे हैं, ठीक है। यही पूछे जा सकते हैं कई बार, ये भी पूछ लेते हैं। इवन कहो आपको 3 एक्ट दे दें कि आरबीआई एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और फेमा एक्ट, बताइए इसको क्रोनोलॉजी में। तो ये आपको एक्ट के ईयर भी यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। फिर ये सरफाइसी एक्ट आया था 2002 में, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज एक्ट आया था, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट आया था और इसी का फिर अमेंडमेंट आया यहाँ पे। कुछ और भी रेलेवेंट एक्ट है यहाँ पे, जैसे एसबीआई का एक्ट है 1955 में आया था, ठीक है। फिर ये आपका ये एसबीआई की सब्सिडरी वाला एक्ट है, आरआरबी वाला एक्ट आया आपका, एनएचबी एक्ट आया, मतलब जिसके थ्रू नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर इंडियन क्वाइनेज एक्ट है जो कि गवर्न करता है किसको? करेंसी और क्वाइन जो है इंडिया में सर्कुलेशन उसको। और फिर ये आपका आईडीबीआई वाला है और ये आईडीएफसी वाला एक्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। मेन फंक्शन क्या है आरबीआई का? मेन फंक्शन पहली बात तो ये मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है, मैंने आपको बताया था। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है, इन्फ्लेशन को मेंटेन रखता है, 4% की लिमिट पे रखता है। अभी एक उर्जित पटेल जो कमेटी थी जो इस समय गवर्नर भी हैं आरबीआई के, उन्होंने ही रिकमेंड किया था कि अब क्या होता है हिसाब किताब की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आरबीआई के साथ मिलके, ठीक है, 5-5 साल के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट करेंगे। अभी जो किया है 4% किया है, ±2% 2021 तक के लिए, ठीक है। तो ये है। और वो इन्फ्लेशन कौन सा मेजर करेंगे? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला। वो मैंने एक मॉनिटरी पॉलिसी वाला वीडियो बनाया था, आप उसको देख लीजिएगा, पूरा डिटेल में उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब कुछ बताया है। तो मॉनिटरी पॉलिसी करता है, रेगुलेटर होता है आरबीआई फाइनेंशियल सिस्टम का, प्लस फॉरेन एक्सचेंज को भी मैनेज करता है ये, ठीक है। FEMA जो एक्ट आया था 1999 उसके तहत
करेंसी को इशू करता है ये जितनी भी है इंडिया में। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, आरबीआई जो है वो 1 रुपए का जो नोट है उसको नहीं रेगुलेट करता है, उस पर जो साइन होते हैं वो फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बाकी जितनी भी इंडिया में करेंसी है वो सबको आरबीआई ही करता है रेगुलेट, तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, कोई बता सकता है ऐसा क्यों है? 1 रुपए के नोट में ऐसी क्या खास बात है कि उसको आरबीआई नहीं करता है, वो सिर्फ फाइनेंस सेक्रेटरी उस पर साइन करते हैं, या फिर जो इंडिया की फाइनेंस मिनिस्ट्री है और बाकी सब में ये करते हैं। उसके बाद आरबीआई का डेवलपमेंटल रोल भी रहता है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब भी यही है कि आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखो, प्राइस स्टेबिलिटी को कंट्रोल में रखो, ग्रोथ। अगर आपने कभी मॉनेटरी पॉलिसी की जो बाई मंथली रिपोर्ट आती है 2-2 महीनों में, उसको आप पढ़िए। मैं पढ़ रहा था आरबीआई की रिपोर्ट में, पूरा वो बताते हैं कि जीडीपी का इतना प्रोडक्शन है, ये प्रोजेक्शन है, ये इतनी जीडीपी रहेगी, इतना ये रहेगा, पूरे ग्लोबल में फाइनेंशियल कैसे कैसे चल रहा है, सब कुछ बताते हैं ये। प्लस ये बैंकर के बैंक होते हैं, क्योंकि बैंक जो जितने भी बैंक हैं इंडिया में, अगर उनको कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है तो कहाँ पे जाते हैं? वो आ जाते हैं आरबीआई के पास। ठीक है, अब आरबीआई के देखिए 27 रीजनल ऑफिस हैं, कुछ स्टेट कैपिटल्स में है, 5 ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। आरबीआई की ये जो 3 चीज़ें लिखी हुई है ना, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि DICGC, ये आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है। मतलब आरबीआई की है ये पूरी DICGC। इसका क्या मतलब होता है कि देखिए, जैसे मान लिया आपने कुछ डिपॉजिट जो भी आपका है, लाखों करोड़ों जितना भी है आपका, DICGC का अब सिर्फ इतना काम है कि अगर मान लीजिए इन केस पूरा फाइनेंशियल मार्केट डूब गया, सब कुछ डूब गया, तो आपके डिपॉजिट की सिक्योरिटी है। मतलब आपको चाहे जितना भी आपने पैसा किया हो, 1 लाख रुपए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे ही देगी कम से कम। ठीक है, भूखा नंगा नहीं करेगी एकदम। 1 लाख रुपए आपको मिलेगा DICGC के साथ, और ये इसको ओन करता है आरबीआई। दूसरा कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आरबीआई की फुल्ली ओन्ड है, मतलब आरबीआई इसको ओन करता है, आरबीआई की है ये। इसका मेजरली काम होता है कि इंडिया में जितने भी नोट की जो प्रिंटिंग होती है, ज़्यादातर काम यही करती है। और तीसरा है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी आरबीआई की फुल्ली ओन्ड बैंक, फुल्ली ओन्ड ये है सब्सिडरी। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हाउसिंग फाइनेंस रिलेटेड है। इसी के बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। जैसे डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन जो है, ये पूरी 100% सब्सिडी है आरबीआई की। इसको 1978 में किया गया था इस्टेब्लिश। एक एक्ट बनाया गया था, क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट, 1961 में बनाया गया था, और इसको फाइनली कब बनाया गया? 1978 में इस्टेब्लिश किया गया। तो ये है आपकी, ये ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपकी DICGC। और ये क्या करता है, मैंने आपको बताया कि जितने भी बैंक के आपके डिपॉजिट हो, 1 लाख रुपए तक का ये दे देती है। ये शायद लिमिट बीच बीच में चेंज कर देते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और जो डिप्टी गवर्नर इस समय आरबीआई के BP कानूनगो, ये इसके चेयरमैन है। नेशनल हाउसिंग जो बैंक है, ये भी फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की। कहाँ पे है? ये दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। अच्छा, ये DICGC का कहाँ पे है? मुंबई में, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कई बार पूछते हैं ये। NHB जो है नेशनल हाउसिंग बैंक, ये भी फुल्ली ओन्ड है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्योंकि एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट की गई है ये। और इसमें जो है मेनली वही है कि हाउसिंग फाइनेंस को करता है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, ये हेडक्वार्टर याद रखिए बस, बहुत है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में, 1995 में बनाई गई थी ये। और ये क्या है? होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, मैंने बताया आपको। बेसिकली इसका काम क्या है कि प्रिंट करती है बैंक नोट को। ठीक है, और इनके पास 2 कैपेसिटी हैं, 2 प्रेस हैं। एक मैसूर में है कर्नाटक में, एक है आपकी सालबोनी में वेस्ट बंगाल में। और इसके अलावा जो बची खुची डिमांड होती है उसके लिए एक और कंपनी है SPMCIL, वो भी पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है उसको। ठीक है, अब ये जो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण है, इनकी जो है कैपेसिटी कितनी? 16 बिलियन नोट पीस हर साल बना सकते हैं ये, अगर 2 शिफ्टों पे काम हो। अभी इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया था 2016-17 में, 20,000 मिलियन पीस बनाए थे नोट्स। ठीक है, जब वो शायद ये डिमोनेटाइजेशन हुआ था। डिमोनेटाइजेशन की डेट जरूर याद रखिएगा, क्या थी वैसे? ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। कुछ और बैंक नोट के हैं, जैसे जो MCIL, मतलब छोटा छोटा जो डिमांड ये पूरी कर देते हैं। एक आपका करेंसी प्रेस नोट प्रेस है, ये नासिक रोड पे, और एक बैंक नोट प्रेस है। तो ये है इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा बेंगलुरु में। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस।
ये इस समय सिर्फ 4 हैं। इसके लिए आप कुछ भी बना सकते हैं। HENHENS मैंने हैंस लिखा है, ठीक है। तो हैंस जैसे हम लोग बोलते हैं कि तो मुर्गियाँ समझ लो या फिर हैंस हो, इसलिए वाला हो गया। तो ये आप किसी भी तरह याद रख सकते हैं। 4 जो हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको की रेगुलेट करता है RBI, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है नाबार्ड, ये सिडबी है और NHB है। तो इससे क्या निकला? इससे निकला E, इससे निकला N, इससे निकला S, इससे निकला H। तो ये जो हैंस है ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं 4, और इनको रेगुलेट कौन करता है? RBI। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इस समय इंडिया में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कितने? 4 हैं, याद रखिएगा। हैंस, ठीक है। हाउसिंग बैंक, नेशनल हाउसिंग बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एग्जिम बैंक जो है। इन सब के बारे में देख लेते हैं क्या क्या। देखिए एग्जिम का बैंक का मतलब है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। प्राइमरली ये जो है ये एक्सपोर्ट को फाइनेंस करता है ये, और 1982 में बनाया गया था ये। एक एक्ट आया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981, उसके थ्रू 1982 में बनाया गया ये। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे? मुंबई में है। बेसिकली क्या करता है ये? कॉर्पोरेट फाइनेंस, लाइन ऑफ क्रेडिट, एक्सपोर्ट क्रेडिट, ये सब चीज़ें करता है ये। इसके लिए एक क्या है कि एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू ये मैनेज किया जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग रहते हैं, RBI के लोग रहते हैं, और एक और है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उनके लोग रहते हैं, ठीक है। इतना यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है बस। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्टेट ओन्ड इंटरप्राइज है, पब्लिक सेक्टर की है ये, पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये ओन करी जाती है, मतलब पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मुंबई में है ये, ठीक है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है यू फोकस ऑन एक्सपोर्ट वी कवर द रिस्क। तो एक्सपोर्ट की जो रिस्क है वो ही कवर करती है, और इसको जो है बनाया गया था इसमें ये देखिए इसमें कुछ और भी थी। एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन था पहले, ठीक है, और ये सब चीज़ें इसमें मर्ज कर दी गई हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं इसमें। अच्छा, ये जो है लोगो वाली चीज़ ये सब में लिखी होगी, एग्जिम में नहीं लिखी है, ये एक बार देख लेते हैं। नहीं, इसमें नहीं लिखी है, ठीक है। तो ये वाला याद रखिएगा, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस के लिए है ये। फिर नाबार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बार तो ये UPPCS में या फिर BPSC में पूछा गया है। नाबार्ड क्या है? नाबार्ड को पहली बात तो एक आपकी B शिवरमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, याद रखिएगा ये, ठीक है। तो नाबार्ड को किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे बनाया गया? B शिवरमन, इनकी रिकमेंडेशन पे बनाया गया था नाबार्ड को। इसके लिए एक एक्ट आया था 1981 में, नाबार्ड एक्ट, और उसके बाद फाइनली इसको बनाया गया 12 जुलाई 1982 को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बना दिया गया, फॉर्मेशन हो गया इसका। ये एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है, ये आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद ये जो है नाबार्ड, ये इंडिया की स्पेशलाइज्ड बैंक है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है। इससे पहले और भी थे, देखिए इससे पहले एक था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और एक रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल, ये था, ठीक है। तो ये RBI का के पास था, और प्लस एक और था एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इनको फिर मर्ज करके बना दिया गया नाबार्ड। और ये इनिशियल कैपिटल जो इसकी थी नाबार्ड की, वो 100 करोड़ थी। अगर आप इस समय लेटेस्ट फिगर देखेंगे नाबार्ड की साइट पे जाके, तो करीबन 10,000 करोड़ है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये नाबार्ड जो है ये 100% जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ओन करती है, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको 100% ओन करती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और फिर उसके अलावा और भी है कि जो नाबार्ड है ये जो ये इसका ये अगर आप देखेंगे, ये देखिए नाबार्ड के बहुत सारे फंक्शन हैं। जैसे ये अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि एपेक्स फाइनेंशियल एजेंसी कौन सी है इंडिया में जो कि रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट को और ये सब चीज़ें, सॉरी, जो एग्रीकल्चर को मतलब प्रमोट करती है, उसके लिए एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है? वो है आपका ये नाबार्ड, ठीक है, रूरल एरिया में। प्लस एग्रीकल्चर के लिए भी यही है। प्लस नाबार्ड और भी इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्री हो गई आपकी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो गई, विलेज इंडस्ट्री हो गई, प्लस जो दूसरी रूरल इंडस्ट्री है उनको भी ये करता है नाबार्ड, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसके लिए। अब इसके अलावा सिडबी है, सिडबी का जो है मुख्यालय वो है आपका लखनऊ में। 2 अप्रैल 1990 को ये फॉर्म की गई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिडबी जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और ये बेसिकली क्या करता है, ये कुछ जो फाइनेंस रीफाइनेंस फैसिलिटी है या शॉर्ट टर्म लेंडिंग करता है, ये शॉर्ट टर्म लोन देता है कौन कौन सी इंडस्ट्री को? MSME वाली इंडस्ट्री को, ठीक है। सिडबी है किसके अंडर में आता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज,
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है सिडबी। और सिडबी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है ये इंडिया में। और उसके बाद ये है कि सिडबी में लार्जेस्ट शेयर किसका है, एसबीआई का है। लार्जेस्ट शेयर एसबीआई का है करीबन 16.73%, और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, और उसके बाद फिर एलआईसी का है। तो सिडबी में किसका किसका शेयर है, एसबीआई का है और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलआईसी का है। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। इसमें ये जरूर याद रखिएगा, नाबार्ड का हम लोगों ने देखा था मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मुंबई में था, ठीक है। ये बताना शायद मैं भूल गया था यहाँ पे, ये नाबार्ड का क्या है, मुंबई में है ये हेडक्वार्टर, ये आप याद रखिएगा। चेयरमैन भी देखना चाहे तो देख लीजिएगा, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें नहीं पूछते हैं, पीसीएस एग्जाम में नहीं पूछते हैं, बाकी सब में पूछ लेते हैं, ठीक है। जैसे बैंक और एसएससी वाले या फिर रेलवे वाले एग्जाम में भले ही पूछ लें। तो ये सब चीज़ें, अब देखिए यहाँ पे सिडबी की बात हुई तो अभी इसने जो एमएसएमई सेक्टर को और प्रमोट करने के लिए अभी दो चीज़ें, एक इंडेक्स इन्होंने पब्लिश किए हैं सिडबी ने, एक है क्रिसीडेक्स और एक है एमएसएमई प्लस। क्रिसीडेक्स क्या है, ये इंडिया का पहला सेंटिमेंट इंडेक्स है एमएसएमई इंडस्ट्री का, ठीक है। तो सेंटिमेंट इंडेक्स जो है इंडिया का क्रिसीडेक्स, इसको किसने किसने किया है, इसको किया है सिडबी ने क्रिसिल के साथ, ठीक है। और दूसरा इन्होंने क्या किया है, एमएसएमई प्लस। तो ये सिडबी ने ट्रांस यूनियन सिविल के साथ मिलके एक एमएसएमई क्रेडिट एक्टिविटी की क्वार्टरली रिपोर्ट बनाई है, जिसको क्या बोला गया है, एमएसएमई प्लस। इसके अलावा सिडबी ने एक उद्यमी मित्र पोर्टल करके भी लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि वो एक्सेसिबिलिटी हो सके क्रेडिट की और प्लस सर्विसेज की एमएसएमई इंडस्ट्री को। एमएसएमई की इतनी बात चल रही है तो देखिए, एक एमएसएमई के लिए मुद्रा योजना आई थी, आपको याद होगा 2015 में, ठीक है। तो उसका जो फिर वो पूरा मुद्रा बैंक बना दिया गया था, उसका हेडक्वार्टर था मुंबई में। और वो बेसिकली उसमें 3 टाइप की चीज़ें थी, एक था शिशु, एक था किशोर और एक था तरुण। शिशु में जो है लोन 50,000 तक देते थे, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, और जो है तरुण में 10 लाख तक। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या पता इतना पीछे जाके पूछ लें। अब इस समय एक लेटेस्ट न्यूज़ आई थी कि एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, पहले क्या होता था, पहले उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है उस हिसाब से माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो है आपके इंडस्ट्री, उनको क्लासिफाई करते थे। लेकिन अभी नया क्लासिफिकेशन किया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसके लिए एक एक्ट भी जो था वो एमएसएमई एक्ट, उसको भी चेंज किया गया है। अब जो है वो क्या कह रहे हैं कि एनुअल टर्नओवर कितना रहेगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि जो है इंडस्ट्री वो माइक्रो है कि स्मॉल है कि मीडियम है। आपने देखा होगा एसीएफ वाला जो पेपर था यूपीपीसीएस का मेंस, उसमें इसकी एक चीज़ आ चुकी है, स्मॉल इंडस्ट्री पूछी जा चुकी है। अब नई के लिए माइक्रो और मीडियम जरूर याद रखिएगा। तो नई डेफिनेशन के हिसाब से 5 करोड़ से ज़्यादा अगर नहीं हो रहा है टर्नओवर तो माइक्रो है, 5 करोड़ से 75 करोड़ हो रहा है तो स्मॉल है, 75 करोड़ से 250 करोड़ हो रहा है तो आपकी मीडियम है। ये 3 चीज़ें जरूर याद रखिएगा। और पहले क्या था, ये इन्वेस्टमेंट जो था वो प्लांट मशीनरी के बेस पे था, 25 लाख से कम है और 25 लाख से 5 करोड़ है, या फिर 5 करोड़ से 10 करोड़ है, ठीक है। तो ये हुआ करता था दोनों, ये प्रीवियस क्लासिफिकेशन है, न्यू क्लासिफिकेशन है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। पार्ट 2 भी बनाना है तो जरूर कमेंट करिएगा। पार्ट 2 में और भी बाकी सारी चीज़ें कर लेंगे, आईएमएफ और ये जितने भी चीज़ें बची हुई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली चीज़ें थी। और प्लस मैंने जैसे एक और भी चीज़ है, कई बार क्वेश्चन आते हैं एसआरएस के डेटा के, ठीक है, एक एनएसएसओ के डेटा के आते हैं। अभी जैसे एसीएफ का पेपर मैं देख रहा था, उसमें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2018 से कुछ क्वेश्चन आए थे, वो सब मैंने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दी है। जो हमारे पेड टेस्ट सीरीज के लोग लिए उनको पूरी इसमें डिटेल मिल जाएगी। अगर आप बोलेंगे तो इसमें अलग से एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। देखिए ये हमारी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इसमें 44 टेस्ट मिलेंगे जीएस के, ठीक है। और अब जैसे ही आप इसमें पे करेंगे तुरंत आपको 41 मिल जाएगा। 3 बचे हुए हैं, 41 वाला अभी है थोड़ी देर में। और इसके अलावा 8 सीसेट के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। और प्लस बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ, प्लस टोटल करंट अफेयर की एमसीक्यू पीडीएफ, टोटल पीडीएफ। इसका देखिए प्राइस है यहाँ पे 3800, लेकिन अगर आपको 500 का डिस्काउंट चाहिए तो आप इस अकाउंट में जाके डायरेक्टली पे करिए और मेरी ईमेल आईडी जो है writingeditingjob@gmail.com पे भेज दीजिएगा, तो 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए इसमें इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मैं लिस्ट कवर कर रहा हूँ। 2 पार्ट पहले दे चुका हूँ, ये वाला तीसरा पार्ट होगा। इसमें काफ़ी सारे डेटा बताया जाएगा, जैसे TRAI क्या है, प्लस और भी बहुत सारी बॉडीज़ ली हैं मैंने इसमें। और प्लस कि इस समय जो है टोटल मिला के
सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे मोबाइल के सब्सक्राइबर मतलब किसके पास है, सबसे ज़्यादा मोबाइल ग्राहक किसके पास है, वो सब कुछ डेटा इसमें देखेंगे लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 पार्ट बन चुके हैं, ये तीसरा वाला पार्ट है। इसके अलावा शायद एक पार्ट और बनेगा, ठीक है। इन सबको मैं जोड़ दूंगा। मैं सब कुछ बता चुका हूँ इनसे पहले वाले पार्ट में, आरबीआई, एसबीआई सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज और आगे के देखेंगे। इसमें मैंने कुछ लिस्ट ऑफ रेगुलेटर्स भी जोड़ दी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये अभी हम लोग कल कहाँ तक कर चुके थे पूरा ये मैं बता चुका हूँ आपको कि टोटल नंबर ऑफ जो है आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है इस समय, 21 है, ठीक है। ये वाला टेबल जरूर याद रखिएगा। 21 पीएसयू हैं, 40 प्राइवेट बैंक हैं, उसमें 21 मेजर हैं और 6 पेमेंट बैंक हैं, ये जरूर याद रखिएगा। सबसे पहला पेमेंट बैंक था आपका भारतीय एयरटेल वाला, ये भी याद रखिएगा। 56 आरआरबी हैं और 45 फॉरेन की फॉरेन मतलब बैंक है यहाँ पे। फिर ये वाला हम लोग कर चुके थे, डीजीएफसी वाला, आईडीएफसी वाला, ये सब कुछ कर चुके थे। आईडीबीआई वाला मैंने बताया था आपको, और सेबी वाला भी कर चुके थे। सेबी में क्या है, ये सब डिपार्टमेंट है, सब कुछ। ये आईआरडीए वाला भी कर चुके हैं। ये यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था पूरा। अब देखिए पेमेंट बैंक आजकल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि इंडियन पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट ने भी जो अपना पेमेंट बैंक लॉन्च कर दिया है, और वो सबसे बड़ा बताया जा रहा है। काफ़ी सारी उनकी ब्रांचेस हैं, पूरी तरह से गवर्नमेंट ओन्ड है। तो पेमेंट बैंक के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि इसको कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है, आरबीआई ने। देखिए पेमेंट बैंक में क्या हो सकता है कि सब कुछ आपका करंट अकाउंट खोला जा सकता है, सेविंग अकाउंट खोला जा सकता है, इवन एटीएम कार्ड तक इशू कर सकते हैं। लेकिन जो पेमेंट बैंक है वो लोन और क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा। यही स्टेटमेंट करके पूछा जा सकता है। मान लीजिए पेमेंट बैंक के आपको 3-4 फीचर दे दिए और उसमें से ये भी एक फीचर हुआ कि क्या ये क्रेडिट कार्ड को कर सकता है, पेमेंट बैंक नहीं कर सकता है। तो पेमेंट बैंक पहली बात लोन नहीं दे सकता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकता है, ये जरूर याद रखिएगा। ये 2 इंपॉर्टेंट बात है। और भारतीय एयरटेल ने सबसे पहला वाला शेयर ये किया था, यहाँ पे खोला था इंडिया का। 6 इस समय एक्टिव कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं, आदित्य बिरला पेमेंट बैंक हो गया, ये एयरटेल वाला हो गया, इंडिया पोस्ट हो गया, फिनो हो गया, जियो हो गया, और ये पेटीएम वाला हो गया, ठीक है। फिर ये इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मैंने इकोनॉमी का लिया है। एक्चुअली मैं क्या करूँगा, मैं इन सबको मर्ज करके ना एक इकोनॉमी का पापा वीडियो दे दूंगा आपको। उसमें जो मैं देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के जो टॉप 3 इम्पोर्ट कौन कौन से हैं, ठीक है, इंडिया के टॉप 3 एक्सपोर्ट कौन कौन से हैं। एग्रीकल्चर में अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा जो इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, वो मैंने टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन लिया था, ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है मरीन प्रोडक्ट, और सेकंड नंबर पे किया है बासमती। और सबसे ज़्यादा इंपोर्ट क्या किया है इंडिया ने एग्रीकल्चर में, वो किया है वेजिटेबल ऑयल, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेटा बहुत याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और भी डेटा मैंने टेस्ट सीरीज़ में लिया है, जो हमारी क्रैश कोर्स चल रहा है यूपी पीसीएस के लिए। उसमें जैसे अभी आज मैं देख रहा था कि इस समय जो इंडिया का, अगर आप शुगर प्रोडक्शन देखेंगे टोटल मिला के लास्ट 2017-18 में, वो 32 लाख है टन से के करीबन है ये, ठीक है। नहीं सॉरी 32 लाख नहीं, 322 लाख टन है करीबन शुगर प्रोडक्शन 2017-18 में। और लार्जेस्ट जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो है यूपी। नंबर 1 पे यूपी है, नंबर 2 पे ये महाराष्ट्र है, नंबर 3 पे कर्नाटका है, फिर नंबर 4 पे तमिलनाडु है। और एरिया वाइज शुगर केन का एरिया सबसे ज़्यादा किसके पास है, यूपी के पास ही है। तो ये जरूर याद रखिएगा कुछ फैक्ट। अब देखिए जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या आ सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो अभी लेटेस्ट वाली आज ही मैंने रिपोर्ट निकाली है, इसको कौन पब्लिश करता है, आरबीआई। देखिए जितना भी डेटा है मेरा सब ऑफिशियल साइट से ही लेता हूँ मैं, तो इसमें कोई गलत ऐसा नहीं हो सकता है, ज़्यादातर सब ऑफिशियल साइट से लेता हूँ। एक बात और है, यूपी पीसीएस का क्रैश कोर्स चल रहा है हमारा, अगर आपको वो लेना है उसमें पूरा टेस्ट सीरीज प्लस इंपॉर्टेंट पीडीएफ और प्लस करंट अफेयर सब कुछ मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर है 7838692618, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इस समय है 400, ठीक है, 400 बिलियन डॉलर का है इस समय हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है फॉरेन करेंसी एसेट में, ठीक है, जो दूसरे देशों की करेंसी में हम लोग रखते हैं, वो है 376। सेकंड मेजर कंपोनेंट है गोल्ड, 20 बिलियन डॉलर के करीबन। थर्ड मेजर ये जो है आपका रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ, और चौथा वाला है एसडीआर, ठीक है। इसमें मैंने और आपको चीज़ बताई थी कि एसएलआर होता है। अब जैसे एसएलआर है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। एसएलआर में क्या क्या होता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, आरबीआई अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सब कुछ मैं बता चुका हूँ मॉनेटरी पॉलिसी में।
फिर देखिए ये जो प्राइस मेंटेन करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, जितने भी ड्रग्स होते हैं इंडिया में, मतलब ड्रग मतलब ये दवाई वाले ड्रग, वो वाले ड्रग नहीं, ठीक है। तो एनपीपीए एक गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये, और एनपीपीए रेगुलरली पब्लिश करती है कौन कौन सी जो मेडिसिन है और प्लस उनकी मैक्सिमम कितना प्राइस पे बेचा जा सकता है, उसके लिए अथॉरिटी बनाई गई है एनपीपीए। रेगुलेटरी एजेंसी है ये, इसको 1997 में फॉर्म किया गया था। इसका जो ये हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर पीएफआरडीए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पीएफआरडीए ही जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसको मॉनिटर करता है। पीएफआरडीए एक रेगुलेटर है, जितने भी पेंशन फंड है उनको रेगुलेट करता है ये। और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको एक एक्ट के थ्रू बनाया गया था। वो एक्ट कौन सा था? वो पीएफआरडीए एक्ट 2013 वाला एक्ट था। पीएफआरडीए का भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में ही है, ठीक है। तो ये है, और इसका की पीपल लोग जो मतलब जो हेड हैं वो याद रखा जा सकता है। ये जो पीएफआरडीए है ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आती है। और ये बाकी रेगुलेटरी जैसे रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, आरबीआई में बता चुका हूँ, सेबी बता चुका हूँ, ठीक है, आईआरडीए बता चुका हूँ, ये वाली बतानी बाकी है। तो पीएफआरडीए जो है वो क्या करता है? ये मतलब पेंशन जितने भी हैं फंड इंडिया में उनको रेगुलेट करता है। और ये अगर आप इस समय देखेंगे तो पीएफआरडीए जो है वो कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम को भी जो एडमिनिस्टर कर रहा है कौन? पीएफआरडीए कर रहा है। प्लस जो अटल पेंशन योजना करी गई थी अनऑर्गेनाइज्ड लोगों के लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लोग रहते हैं उनके लिए, वो भी पीएफआरडीए के अंडर में आती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। एनपीएस की बात चली तो एनपीएस का भी हिस्ट्री देख लेते हैं। देखिए एनपीएस क्या था कि 2004 में गवर्नमेंट ने बोला था, सरकार ने, कि अब हम पेंशन नहीं देंगे, आप लोग अपने फंड से खुद ही पैसे निकाल के सेविंग करो, उसी से पेंशन लो। उससे पहले जैसे कुछ लोग सरकारी जो करते थे उनको कुछ ना कुछ पेंशन बांधी जाती थी। अब यह है कि अपने फंड से खुद कटाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 2004 में एक एनपीएस स्कीम लागू की गई, सभी पहले गवर्नमेंट के लिए थी, फिर इसको आम जनता के लिए खोल दिया गया था 2009 में। और फिर एक आरबीआई ने और एक इसमें अलाउ कर दिया था जो एनआरआई हैं उनको भी। वैसे एनआरआई को क्या ज़रूरत होगी एनपीएस की, ठीक है। तो एनपीएस क्या है? ये इस समय एक वॉलंटरी है, ये कंट्रीब्यूशन फंड है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होता है। ये मुंबई में इसका है। और ये इस समय कौन इसको रेगुलेट करता है? पीएफआरडीए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर टीआरएआई ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि एक एक्ट के थ्रू इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये एक्ट कौन सा था? टीआरएआई एक्ट 1997। ईयर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ईयर से कई बार ऐसा हो सकता है कि क्रोनोलॉजिकल पूछ लें। चलिए मैं आपको कुछ यहाँ पे देता हूँ एक क्वेश्चन, आप इसको बताइएगा करके। आप इसको फॉर्मेशन में जो मैं कुछ बॉडीज़ लिखने जा रहा हूँ उनको कमेंट करके बताइए। आरबीआई, ठीक है, जब जब इनका फॉर्मेशन हुआ, आरबीआई, आईआरडीए, फिर आपका है ये सेबी, और फिर आपका है ये आपका नाबार्ड। इन चारों के फॉर्मेशन ईयर लिख के इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करके बताइए जल्दी से। मैं अभी तक सब बता चुका हूँ। अब देखिए जो टीआरएआई का जो आपका हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में ही है, ठीक है। और इस समय ये बहुत लेट, ये अभी अभी मैंने निकाला है, ये इन्हीं की ऑफिशियल साइट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय पूरे इंडिया में कितने मोबाइल ग्राहक हैं? करीबन 993 मिलियन, यानी कि 1 बिलियन, यानी कि करीबन 100 करोड़ हो गए टोटल मिला के, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखा जा सकता है। और सबसे ज़्यादा किसके पास है मोबाइल सब्सक्राइबर? अभी भी सबसे ज़्यादा एयरटेल के पास ही है। और सबसे ज़्यादा एडिशन प्रीवियस मंथ किसने किया था? आइडिया ने। और सबसे बड़ा सर्किल है यूपी ईस्ट, उसके बाद महाराष्ट्र। ये आप देख सकते हैं इस समय है एक पोजीशन। सबसे ज़्यादा मार्केट एयरटेल की है अभी भी, और सेकंड नंबर पे वोडाफोन है, थर्ड नंबर पे आइडिया है, फोर्थ नंबर पे जियो है। अभी भी यही पोजीशन है। ये करंट अफेयर बिल्कुल आ सकता है। फिर ये एक आईसीएआई करके एक बॉडी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको एक एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसमें जो भी अकाउंटिंग है उन सब के लिए स्टैंडर्ड यही बनाती है आईसीएआई। ये वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट बॉडी है, ये आपको याद रख सकते हैं इसमें। देखिए मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ सब कुछ, क्या पता कहाँ से क्वेश्चन पूछ लें, कुछ पता नहीं है। आईसीएआई के 4 रीजनल सेंटर भी हैं, और इनका जो लीगल स्टेटस तो वो यही है कि ये मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। उसके बाद देखिए फॉरवर्ड मार्केट कमीशन था एक पहले, वो कमोडिटी मार्केट को, फ्यूचर मार्केट को रेगुलेट करता था, फिर उसको सेबी के साथ मर्ज कर दिया गया। तो इस समय जो सेबी है वो सब देखती है, सिक्योरिटी और कमोडिटी सब कुछ, इक्विटी कमोडिटी मतलब सब कुछ।
ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, इसको पीजे नायक कमेटी ने रिकमेंड किया था। ये इसीलिए बनाया गया था कि बैंक के जो गवर्नेंस को और ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। प्लस जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, उनके हेड को ये जो आपको मतलब हेड को अपॉइंट करने के लिए जो बॉडी है, यही सब है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो, ठीक है। तो ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है ये, और ये जैसे मान लीजिए जितने भी बड़े बड़े बैंक हैं, उनके हेड को अगर अपॉइंट करना है तो वो सलाह देगी बैंक बोर्ड ब्यूरो। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और एक आपने देखा होगा कि एक इंद्रधनुष एक प्लान था और एक इंद्रधनुष मिशन था। प्लान जो था वो बैंक के लिए था कि बैंकों को रिवैम्प करना, बैंकों में सुधार करने के लिए वो सब जो था वो 7 रंगों का प्लान। वैसे ही एक इंद्रधनुष मिशन था, वो किस लिए था, वो टीकाकरण के लिए था कि कुछ रोग थे उसमें, उनको ये कवर करना था। फिर एक बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है और इसको भी एक एक्ट के थ्रू किया गया है। इसका मतलब जो भी है, इसके जो मेंबर होते हैं वो ऑब्वियसली बात है लॉयर ही होंगे, वही जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडियन बार को। ये स्टैंडर्ड भी बताता है कि क्या क्या प्रोफेशनल कंडक्ट होना चाहिए, क्या क्या एटिकेट्स और ये सब चीज़ें होनी चाहिए। प्लस ये स्टैंडर्ड सेट करता है लीगल एजुकेशन के, और प्लस यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करता है इंडिया में लीगल जो क्षेत्र में है। फिर फाइनेंस कमीशन आप जानते ही हैं। फाइनेंस कमीशन देखिए आर्टिकल 280 में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, और हर 5-5 साल में इसको ये किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। इसमें एक चेयरमैन है। इसके हम लोग पूरा वैसे देख चुके हैं, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ वाले में सब कुछ बताया हुआ है। ये लिस्टिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी कई बार आ जाती है। सबसे पहला फाइनेंस कमीशन किया गया था 1951 में, जिसके चेयरमैन केसी नियोगी थे, और ये 5 साल के लिए कब से कब तक था, 52 से 57। और लेटेस्ट वाला जो है आपका 15वां फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया है 2017 में। इसके चेयरमैन है एनके सिंह, और इनकी जो रिकमेंडेशन आएंगी 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2025 तक के लिए होंगी। इनके और भी मेंबर हैं 15 फाइनेंस कमीशन के। ये भी क्या पता क्वेश्चन पूछ लें कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसमें कौन कौन लोग हैं। तो उसमें पहले बात तो नंद किशोर सिंह तो हैं ही उनके चेयरमैन, शशिकांत दास हैं, अनूप सिंह हैं, और प्लस रमेश चंद्र और अशोक लहरी भी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा था ये अभी फाइनेंस वाला, और अभी और मैं कुछ इसमें दूंगा। तो 3 पार्ट हो गए, यूपी पीसीएस के रिवीजन के लिए ही चल रहा है ये सब। फाइनेंस की जो जितनी भी बॉडीज़ हैं, ये फाइनेंशियल बॉडीज़, इन सब का एक मर्ज करके एक वीडियो दे दूंगा, और प्लस एक इकोनॉमी का पापा वीडियो दूंगा, उसमें सब कुछ रहेगा। उसमें जैसे मैं ये डेटा बता चुका हूँ, और ये इसको वीडियो में भी बता चुका हूँ, टेस्ट सीरीज़ में भी मैंने पूछ लिया है कई सारे डेटा। बहुत सारा डेटा ऐसा है कि उसको वीडियो में अगर नहीं बता पा रहा हूँ, तो इसलिए मैं टेस्ट सीरीज़ में इंक्लूड कर दे रहा हूँ। जैसे ये आपका एसएसआर रिपोर्ट हमेशा आती है यूपी पीसीएस में, एनएसएसओ का डेटा पूछते हैं कई बार, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कितना हाईएस्ट है, ये सब पूछते हैं। ये नीति आयोग का डेटा है, ये भी मैं दूंगा, अभी कल तक दे दूंगा ये सब कुछ। और बाकी जो चीज़ें हैं ये सब ये आपका उसमें टेस्ट में इंक्लूड कर दी गई। प्लस जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन 2018 की रिपोर्ट है, उसको पूछा गया था असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम में, उसको मैंने टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। तो आप कुछ ये हमारा ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं यूपी पीसीएस का, और उसका लिए आप व्हाट्सएप पे 7838692618 पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर ये जो टेस्ट सीरीज वाला ये पैकेज देख लीजिए। ये है क्रैश कोर्स, और इसमें पूरा मिलेगा आपको 44 जीएस के टेस्ट। देखिए बहुत सारा डेटा वीडियो में नहीं बताया जा सकता है, इसलिए मैंने उसको टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर लिया है। और प्लस इसमें टोटल करंट अफेयर, यूपी का करंट अफेयर, प्लस इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो लास्ट टाइम पे पढ़नी है, सब कुछ इसमें मिलेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे किसी ने कुछ हमारे टेस्ट लिए हैं, शुरू के कुछ टेस्ट में करेक्शन था, वो मैंने पीडीएफ में नहीं किया है, उसको मैं कंपाइल करके जितने भी पेड वाले लोगों ने लिया है मैं उनको जल्दी ही भेज दूंगा 15 तारीख के आसपास तक, ठीक है। और प्लस और एक चीज़ की जैसे आपको बतानी, जो यूट्यूब में वीडियो देखते हैं, जैसे एक 17 घंटे का वीडियो मैंने दिया था, वैसा ही एक मैं बना रहा हूँ वीडियो अगस्त प्लस सितंबर और प्लस 10 अक्टूबर तक का। 10 अक्टूबर कल हो चुका है, इसलिए मैंने वो बनाना चालू कर दिया है। इतना ये जो 70-80 दिनों का ये डेटा है, इसको एक करंट अफेयर का एक वीडियो आएगा बस, और कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव होगा, करीबन 3-4 घंटे का होगा वो वीडियो, और उसको फिर इसके साथ जोड़ के 17 + 3 20 घंटे का वीडियो मैं दे दूंगा। तो जिन लोगों ने 17 घंटे कंप्लीट कर लिया है वो बहुत ही बढ़िया बात है। प्लस जो आपके सेक्टर वाइज, मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज जो बनाया है, जितने वीडियो स्पोर्ट पे बना दिया है, और बुक्स पे बना दिया है, ऑथर्स पे बना दिया है, अवार्ड पे बना दिया है, वैसे ही मैं एक गवर्नमेंट स्कीम का बनाऊंगा टोटल कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो। ये सब आपको मिल जाएगा 18 अक्टूबर से पहले। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर।